बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 10 जिसका नेम है किंगडम एनिमलिया। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मीन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस करना है। इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, जब भी एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट होती है तो ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, यानी कि जो सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं। तो जब भी जाइगोट जो है वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को कवर करता है तो उसमें सबसे पहले क्लीवेज होती है। क्लीवेज के बाद ब्लास्टुलेशन और भी गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कई तरह की उसमें लेयर्स बनती हैं। उन लेयर्स को, यानी कि सेल्स की उन अरेंजमेंट को, जिसमें वो लेयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सेल से लेयर्स बन जाती हैं। उन लेयर्स को बॉडी लेयर्स या जर्म लेयर्स भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है ब्लास्टुला स्टेज। क्लीवेज के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज होती है उसमें एक ही जो लेयर बनती है, यानी कि सेल्स जो हैं वो अरेंज होके एक ही बॉडी लेयर को बनाते हैं, जिसे एक्टोडर्म कहा जाता है। और ये जो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है ब्लास्टुला स्टेज में, जो सेल होते हैं ये एक फुटबॉल लाइक अपीयरेंस करते हैं। इसमें जो कैविटी बनती है वो ब्लास्टोसील होती है। नेक्स्ट स्टेज में होता ये है कि ये एक्टोडर्म के जो सेल हैं वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये अंदर की तरफ खुद को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं तो एंडोडर्म जो है ये बनती है। एंडोडर्म की जो होल होता है, एंडोडर्म की जो इन्वेजिनेशन होती है उसे आर्केंटिरोन बोला जाता है। और जहाँ से एक्टोडर्म इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होती है, यानी कि एंडोडर्म बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को वहाँ पे एक होल बनता है जिसे ब्लास्टोपोर का नेम दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज में ये जो सेल्स हैं ये अरेंज होते हैं, यानी कि 2 लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म्स। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बॉडी की ये 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उन्हें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सेल की स्टेज है वो गैस्ट्रुलेशन कहलाती है, गैस्ट्रुला स्टेज होती है। तो नेक्स्ट होता ये है कि ये दोनों जो हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनके दरमियान में एक लेयर मज़ीद बनती है, तो उस लेयर को मेसोडर्म बोला जाता है। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स, ऐसे तमाम एनिमल्स जिनके अंदर ये बॉडी की 3 लेयर्स पाई जाती हैं, 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, तो उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। अब हमने बात करनी है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की या ऑर्गेनिजम्स की थोड़ी सी डिटेल में। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी में 2 लेयर्स होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म हमारे पास कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास बॉडी की 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे आप में लेयर्स के हिसाब से ट्रिप्लो और डिप्लो को याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। अब हम इनके करैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या क्या करैक्टर्स होते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के। सबसे पहला करैक्टर आपने ये लिखना है कि इसके पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स के पास 2 लेयर्स ऑफ बॉडी होती हैं, यानी कि एक्टो और एंडोडर्म। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स के पास बॉडी की 3 लेयर्स मौजूद होती हैं या 3 जर्म लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्टो, मीज़ो और एंडोडर्म। हमेशा ये आपने याद रखना है कि जो मीज़ोडर्म फॉर्मेशन होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान वाली लेयर होती है। अब हमने बात करनी है नॉन सेलुलर मेजोग्लिया या मीज़ेनकाइम, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी की 2 लेयर्स ही पाई जाती हैं। यहाँ पे मीज़ोडर्म नहीं होती। मीज़ोडर्म की जगह जो सेल्स होते हैं नॉन सेलुलर होते हैं वो, तो उसे जो नॉन सेलुलर होते हैं वहाँ जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे मेजोग्लिया या मीज़ेनकाइम कहा जाता है। और बेसिकली ये जेली लाइक होता है
और ये एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान मौजूद होता है। ये आपने नेम याद रखना है मेसोग्लिया, कि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में ये नॉन सेलुलर जेली लाइक मैस मौजूद होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेसोडर्म फॉर्मेशन है यानी कि ट्रू मेसोडर्म जो है ये मौजूद होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में, तो ये एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में मौजूद होती है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल्स आते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स से सिंपल होते हैं, इसलिए उनके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होते हैं, यानी कि हर काम के लिए स्पेसिफिक होते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स के पास कोई भी स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। जो बॉडी के अंदर जितनी भी ये ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल्स की, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस के जरिए होती है जिसे डिफ्यूजन बोला जाता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंस जो हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, डिफ्यूजन के जरिए होती है। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास स्पेशल सिस्टम होते हैं, स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वगैरह। अब बात आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है उनके पास कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, जबकि न्यूरॉन्स का एक नेट मौजूद होता है जिसके जरिए बॉडी के अंदर सिग्नलिंग होती है। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स के पास स्पेशल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। यहाँ पे कुछ और भी सिस्टम मौजूद होते हैं जो कि तीनों लेयर्स जो हैं ये स्पेसिफिक होती हैं उन तमाम सिस्टम्स को बनाने के लिए। एक्टोडर्म जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में ये इंटीगुमेंट्री सिस्टम यानी कि स्किन का जो सिस्टम है उसे बनाती है, नर्वस सिस्टम को डिवेल्प करती है एक्टोडर्म। ये दोनों आपने एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अच्छे से याद रखने हैं। मेसोडर्म से जो सिस्टम बनते हैं बॉडी के अंदर वो मस्कुलर सिस्टम बनता है, स्केलेटल सिस्टम बनता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। एंडोडर्म जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग को बनाने के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो ग्लैंड्स यूज होते हैं उनको बनाने के लिए, जैसे कि लीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तीनों लेयर्स जो हैं वो कौन कौन से सिस्टम्स बनाती हैं। अब बात आती है सिमेट्री की। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि बाइलेटरल सिमेट्री वाले जो एनिमल्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इन ऑर्गेनिजम्स के पास, यानी कि इनके पास इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि वो उसके ओपनिंग जो होती है वो सेम होती है इंजेक्शन और इजेक्शन दोनों के लिए, यानी कि वन ओपनिंग जो है ये दोनों काम ही करती है। जबकि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स के पास, यानी कि उसमें सेपरेट ओपनिंग होती है, माउथ और एनस जो हैं ये सेपरेट ओपनिंग मौजूद होती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में फाइलम नाइडेरिया यानी कि स्लेंट्रेटा, और इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो एग्जांपल आती हैं वो प्लेटीहेल्मिंथेस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये पूरा का पूरा जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने इसमें से एमसीक्यूज भी अच्छे से याद रखनी है और इसे भी अच्छे से याद करना है। होप्स आपको लेक्चर समझ आएगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।